जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड कैसे हैं? इवनिंग सर। गुड इवनिंग एनू, ठीक हो? जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग आप ठीक है सर? हाँ वेरी गुड फैंटेस्टिक। लास्ट क्लास में हम लोग ना सेक्शन 164 तक देख चुके हैं सीआरपीसी को। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी भाई आप लोगों को? जी, अब अगला सेक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसके विषय में आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 164A, ठीक है। और ये बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। जो रेप पीड़िता है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो है वो 164A धारा बात करती है। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया है? यह है इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है, सेक्शन 17 विद इफेक्ट फ्रॉम 23/6/2006, ठीक है, समझ आ गया? तो 164A में व्यवस्था की गई है कि उस व्यक्ति की परीक्षा की जाए, चिकित्सा परीक्षा, जो कि विक्टिम ऑफ रेप है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहती है सेक्शन। ये कह रहा है वेयर ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये रेप की पीड़िता भी हो सकती है और अटेम्प्ट टू रेप की पीड़िता भी हो सकती है, ठीक है। इट इज प्रपोज्ड टू गेट द पर्सन of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert. Such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority, and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf, and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offense। समझ आया भाई? 164A क्या कह रहा है? 164A ये कह रहा है कि कोई रेप पीड़िता है या किसी पर रेप अटेम्प्ट किया गया है, तो वैसी अवस्था में उस व्यक्ति का परीक्षण कराया जाएगा, चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। किससे? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो कि या तो सरकारी है, सरकारी नहीं मिल पाता है तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाने वाला कोई हॉस्पिटल है उसके आरएमपी के द्वारा कराया जाएगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियर है नो? जी सर। और ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए उस स्त्री की सहमति ली जाएगी या फिर उसकी ओर से सहमति देने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति हो, उसकी सहमति ली जाएगी। क्लियर? तो हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसका। हिंदी वर्जन कह रहा है कि जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य। तो 3 विकल्प हैं यहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के विषय में। कौन कौन से विकल्प हैं सदब? जी सर।
कौन कौन से विकल्प हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के विषय में, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? सर एक तो ये है कि आप नजदीकी जो हमारा गवर्नमेंट वो है अस्पताल उसमें जाए। अदरवाइज अगर वहाँ नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं उपस्थित मिलता है, तो कोई जो नजदीकी यूनिवर्सिटी वो है हॉस्पिटल उसमें चले जाए। अगर उस दौरान उस स्थिति में भी नहीं कोई वहाँ पर उपलब्ध होता है, तब किसी और जैसे प्राइवेट हमारे जो ये हॉस्पिटल खुले हुए होते हैं, तो कोई लेडी डॉक्टर है उससे करा सकते हैं सर। लेकिन इससे कंसेंट होनी चाहिए उनकी या उनके फादर वगैरह। अगर कोई लड़कियां वो है माइनर है तो फिर उनके फादर की या मदर की कंसेंट से आप करा सकते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इतला प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जो है ऐसे आरएमपी के पास भेजा जाना आवश्यक है। जैसे ही सूचना मिली और सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें 164A की जो मेडिकल वाली व्यवस्था है उसको करा लेना यहाँ जो है बताया गया है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि एंड सच वुमेन शैल बी सेंट। तो शैल बी का मतलब क्या हो गया अमित? शैल का मतलब है कि मैंडेटरी है, इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है पुलिस का कि वो चाहे तो 24 घंटे में करा ले और चाहे ना कराए। यहाँ ये है कि पुलिस को विदिन 24 आवर कराना इसको मैंडेटरी है। और उपधारा 2 कह रही है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू होम सच वुमेन इज सेंट शैल विदाउट डिले एग्जामिन हर एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स नेमली। और वो कह रहा कि वह रजिस्ट्रेड चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। अर्थात कौन कौन से ब्यौरे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 यहाँ वो बताए हैं प्रकार क्या क्या करेगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन एंड द पर्सन बाय हुम सी वाज ब्रॉट। पहले सबसे पहले लिखा जाएगा कि नाम क्या है जो व्यक्ति उसके पास लाया गया है और किसके द्वारा लाया गया है। एज उसकी क्या है। नंबर 3, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए उसके शरीर के ऊपर से क्या क्या सामग्री प्राप्त की गई है उसकी वो सूची बनाएगा, ठीक। और नंबर 4 है मार्क्स ऑफ इंजरी इफ़ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द वुमन। स्त्री के शरीर पर कोई चोट के निशान हैं तो उन चोट के निशानों को नोट करेगा, ठीक। नंबर 5 है जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमेन। उसकी जो साधारण मानसिक दशा है उस मानसिक दशा के विषय में बात करेगा, ठीक है। और नंबर 6 कह रहा है कि अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स। और उसके अलावा उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक कोई भी विशिष्टताएँ जो उसे तात्विक लगे वो उनको भी नोट करेगा, ठीक है। उपधारा 3 कह रही है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन्स फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। और ये कह रहा है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। तो आप रीजनिंग देंगे, लेकिन देंगे कैसे? संक्षिप्त में। क्या शब्द आया है? प्रिसाइजली। इससे रिलेटेड कोई शब्द हम पहले भी पढ़ते हैं क्या? प्रेसी राइटिंग जो हम बोलते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम का भी एक हिस्सा है। मुख्य परीक्षा जब हम लिखेंगे उसमें जो लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें एक प्रेसी राइटिंग का भी सवाल आता है। प्रेसी राइटिंग क्या होता है नु? प्रेसी राइटिंग होता है कि सब स्टार्ट से जो एक पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस दिया जाता है उसका ब्रीफ में लिखना। आपको एक कोई दे दिया जाएगा, एक कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, है ना, और
आपको कहा जाएगा कि आप इसका अर्थ नहीं बदलेंगे, लेकिन इसको अपने शब्दों में 1/3 में लिखेंगे। लगभग एक रेशो जो प्रीसी का हम लोग तय करते हैं, एक स्टैंडर्ड मानक, वो 1/3 तय करते हैं कि अगर कोई 100 शब्दों का आपको कोई मिला है पैराग्राफ, तो हमको लगभग वो 35-40 शब्दों में उसको अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन उसकी जो सार है, उसका जो भावार्थ है, उस भावार्थ से आपको हटने नहीं देना है उसको। जैसे कि आप लंबी चौड़ी किसी कहानी को छोटी करके सुना दे, किसी कम वर्डों में उसका पूरा कंक्लूजन लिख देना है, मतलब गागर में सागर भरना है ना सर? जी सर वो ये इसको एग्जामिन कराने के लिए तो इसकी चुटकी मजरूबी तो उसको लेनी पड़ेगी ना? वो तो नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जब थाना भेजता है तो वो एक लेटर तो आरएमपी के नाम बना के ही भेजता है ना, उसी को चिट्ठी मजरूबी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, वो तो ठीक। और निश्चित। सर ये कंक्लूजन जो है, ये कंक्लूजन तो यही होगा ना कि जो विक्टिम है वो उस दौरान उसके साथ क्या घटना घटी हुई है, तो वो डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो मतलब बताएगी पहले वो। नहीं, ये कंक्लूजन, या फिर जाते ही बिल्कुल उसका वो कंक्लूजन तो उसके ऊपर जो आप अपनी रिपोर्ट तैयार करोगे, ये वो कंक्लूजन है। डॉक्टर इससे कुछ इंक्वायरी करे ना करे, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। हाँ, ये तो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, ठीक है ना? जी मेडिकल। हाँ, हालांकि वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी आप पढ़ते होंगे तो डॉक्टर भी उसमें उससे कुछ इंक्वायरी कर लेता है, भाई आपके साथ क्या क्या हुआ, वो भी अभिलिखित करता है अपनी रिपोर्ट में कि भाई इसने पूछने पर ये बताया, है ना? जी सर। हाँ, जी सर, देखा है। हाँ, तो वो ये कंक्लूजन जो है, ये कंक्लूजन उसकी मेडिकल कंडीशन के विषय में कंक्लूजन है, ये नंबर 3 में जो लिखा हुआ है। और उपधारा 4 कह रही है, द रिपोर्ट शेल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड that the consent of the woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained। और नंबर 4 कह रहा है कि रिपोर्ट में ये निर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा करने के लिए उस स्त्री से सम्मति प्राप्त कर ली है या उस स्त्री की ओर से सम्मति देने के लिए किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा वैसी सम्मति प्राप्त कर ली गई है, ठीक है? क्योंकि कंसेंट लेना भी जरूरी है मेडिकल परीक्षा के लिए। कंसेंट या तो सर गार्जियन से लिया जाएगा, हाँ, या जो उसके संरक्षक है, बिल्कुल, और या अगर वो नाबालिग है तभी लिया जाएगा, बालिग है तो उसी की कंसेंट ली जाएगी। हाँ, और बालिग होने की अवस्था में यदि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है ना, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो सम्मति देने के लिए एक उचित व्यक्ति हो, तब वैसी अवस्था में उसके गार्जियन के द्वारा ही ली जाएगी। मेंटली रिटायर्ड हो, बिल्कुल। और नंबर 5 कह रहा है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। नंबर 5 कह रहा है कि परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। किस समय एग्जामिनेशन शुरू किया और किस समय एग्जामिनेशन समाप्त किया, तो ये एक एंट्री भी वहाँ बनेगी कि भाई 7:50 पर ही हमने शुरू किया और 8:40 या 8:30, जो भी उसमें रीजनेबल समय लगा, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी, मतलब वो उसको उसमें नोट किया जाएगा, ठीक है? और नंबर 6 कह रहा है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। और ये कह रहा है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट किसे देगा? अन्वेषण अधिकारी को देगा, ठीक है? और जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा, ठीक है? क्लियर है भाई? जब चार्जशीट भेजता है आईओ, जी सर, तो चार्जशीट का
पार्ट बना के भेजता है ना मेडिकल को। जी जी हाँ जी सर, एग्जिबिट्स। हाँ तो मतलब वो साक्षी के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्ट 7 इसका कह रहा है भाई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन और ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। और उपधारा 7 कह रही है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि स्त्री की सम्मति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। जी, क्या मतलब हुआ नंबर 7 का अमित? जी, यही बात कह रहा है कि अगर जो कंसेंट है अगर वो ना दे, इस धारा की कोई बात का ये नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना, यानी उसके कंसेंट के बिना या उसकी ओर से जो भी कोई उसका गार्जियन या सक्षम व्यक्ति है वो सहमति के बिना परीक्षा विधिमान्य बनाती। मतलब अगर परीक्षा कर भी ली जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगी कंसेंट के बिना। अब कुछ ऐसा ही लग रहा है। और सदब आपकी समझ में क्या आया है? उपधारा 7 क्या कह रही है? जी सर, मैटर यही आके लटक रहा है, विधि मान्य बनाती है। बाकी तो है, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन ये विधि मान्य क्यों बनाती है ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, क्योंकि यहाँ पर अर्थ नहीं लगाया जाएगा, ये आप ही बता दीजिए। देखिए रहा है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, अर्थ नहीं लगाया जाएगा, ये मान के रख लीजिए यहाँ तक कि स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है। जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ये कह रहा है कि ऐसी परीक्षा के लिए उसकी सहमति या उसके गार्जियन की सहमति होना आवश्यक है। क्यों? तभी विधि मान्य होगी वो। हाँ, जब उसमें कंसेंट हो, जब उसकी कंसेंट लेके आप सहमति के द्वारा उसकी आप परीक्षा करोगे या उसके द्वारा उसके ओर से, तो इसका मतलब ये है कि स्त्री को यहाँ राइट दे दिया गया है कि वो चाहे तो अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन कराए और चाहे तो ना कराए, कराएंगे ना, वो उसको इनकार करने का। वो ये होता है जी, कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि मेरा जबरदस्ती कराया गया है। बिल्कुल 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 एग्जामिनेशन भाई, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पहले बड़ा एक क्रूअल्टी भरा होता था लेडी के लिए। तो उसमें एक 2 फिंगर टेस्ट हम लोग पढ़ते थे कभी पुराने टाइम में, अब उस पर बैन लगा दिया गया है। क्यों अमित? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि मेडिकल भी मस्ट नहीं है। हाँ, उसकी केवल स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। बस बस बस। तो इसलिए ये धारा इस बात को जोड़ दे रही है कि अगर उसकी सहमति के बिना अगर कोई मेडिकल ले लिया जाता है तो वो मेडिकल विधिमान्य नहीं हो जाएगा। क्यों एनू? मतलब सर, अगर वो नहीं कराना चाह रही, हाँ तो मना कर दे। लेडी है हाँ, वो कहते कि वो नहीं, मना कर दिया उसने। हाँ, अच्छा, तो फिर हम इस चीज को तो लेकिन हम तो वहाँ पर कोर्ट में तो पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि मेडिकल में तो कुछ नहीं आया है, मेडिकल क्यों नहीं कराया है। तो इस चीज से इससे कैसे इंसाफ मिलेगा, जबकि वो उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वैसी अवस्था में वो उसी के तो पाले में गेंद डाल दिए ना कि भाई देखो, आप अपने केस को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हो। जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट में मेडिकल सपोर्टेड मेडिकल नहीं होता है तो मेडिकल कराएं। हाँ, तो मेडिकल तो लेकिन बहुत सी आप कानून इतना स्ट्रिक्ट बना हुआ है ऐसे मामलों में कि वहाँ उसका कह देना मात्र, उसका बयान देना मात्र ही वो एक्यूज के खिलाफ पढ़ा जाता है। क्यों अमित? बिल्कुल सर, स्टेटमेंट ही सही। इस पर बहुत सारे रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, कि स्टेटमेंट ही अगर
विक्टिम का सफिशिएंट है। और इतने सारे एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इतने सारे अब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि भाई स्त्री की जो पूर्व उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट पर नहीं आया था। हाँ, फॉर्मर अब कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिनमें मेडिकल अगर कराएंगे भी तो कुछ नहीं आएगा। अमित जी 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 आप अमित को कुछ कह रही थी क्या? मैं अमित जी से ये कह रही थी सर, मैंने कहा अगर वो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में तो मुझे सेंड करिएगा आप, हाँ मतलब ग्रुप में डाल दीजिएगा। देयर आर सो मेनी रूलिंग्स। सर इसका केस है सामने मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 53। तो जो सेक्शन 53 में हम परीक्षा की और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के विषय में जो बात पढ़ के आए हैं वही अर्थ यहाँ लगाया जाएगा। तो धारा 53 में आरएमपी किसे कहा गया है? एनु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? धारा 53 में क्या पढ़ के आए हैं हम? सर ये पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे होता है ना एग्जामिनेशन। हाँ, वो तो सही है, लेकिन ये अक्यूज्ड का होगा ना वो। यहाँ ये बताया गया है कि परीक्षा और आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वही अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 53 में हम पढ़ के आए हैं। तो धारा 53 में हमने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या अर्थ पढ़ा था, कुछ याद है? वहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के विषय में ये बताया गया था। सर वो था ना फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो था। नहीं, फीमेल और मेल से मतलब नहीं है, यहाँ ये आरएमपी की बात कर रहा है कि सर इसका यही है कि जो मेडिकल एक्ट है उस एक्ट से जो उसमें रजिस्टर्ड हो, जैसे हम लोग बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर जो है वो मेडिकल काउंसिल है डॉक्टरों के लिए, ठीक है ना। तो वो चिकित्सीय परिषद में रजिस्टर्ड होने के लिए जो मिनिमम अहर्ता आपकी होनी चाहिए, उस अहर्ता प्राप्त व्यक्ति का नाम जो है वो उस रोल में लिखा होना चाहिए, तब आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन धाराओं के अर्थ में समझा जाएगा। भाई आप एक बात बताइए, आप एडवोकेट कब कहलाते हैं? एडवोकेट तब कहलाते हैं जब आप विधि स्नातक होने के उपरांत बाकायदा बार काउंसिल की जो रोल ऑफ एडवोकेट है, उस रोल ऑफ एडवोकेट में आपका नाम लिखा जाए, तब आप एडवोकेट कहलाते हैं। उससे पहले आप एडवोकेट कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अब हम उस ऑन रिकॉर्ड उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वो हमें उसका तो इसी प्रकार मात्र एमबीबीएस कर लेना अपने आप में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल काउंसिल में वहाँ आपका जो है क्या होना चाहिए? पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है भाई? मेंबरशिप कार्ड जी बिल्कुल, आपकी वहाँ मेंबरशिप होनी चाहिए। वहाँ से आपको एक तरह से लाइसेंस मिलता है। मेडिकल वालों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस प्रदान करती है और एडवोकेट्स को हमारी बार काउंसिल प्रदान करती है प्रैक्टिस करने का राइट। भाई वो तो हमारी योग्यता हुई, एलएलबी हो गई, एमबीबीएस हो गई, बीएएमएस हो गई, तो वो तो हमारी योग्यता है। वो तो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक स्नातक की उपाधि ली है, बाकायदा उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको एक संस्था है, उस संस्था में जाना पड़ेगा, वहाँ की प्रॉपर फीस देनी पड़ेगी और वहाँ अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा, तब आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है भाई?
जी सर। तो नेक्स्ट सेक्शन है 165 बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। ठीक, तो ये कह रहा है वेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पसेज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज़ सभी को नहीं आ रही या केवल सदब को नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी आवाज। सर इधर तो सही आ रही है। सदब आपकी हमको तरफ भी कुछ ठीक आ रही है। आपकी तरफ कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पसेज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay. Such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such station. तो ये कह रहा है कि जब कभी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज़ उस पुलिस थाने की जिसका वह बारसाधक है या जिसमें वह संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज़ अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज़ को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ले सकता है और या तलाशी लिवा सकता है। तो ये सर्च की पावर दी है 165 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जब वो किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि उसे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, कोई फैक्ट प्राप्त करने के लिए किसी स्थान की तलाशी आवश्यक है, तो फिर वो अपने ऐसे आधारों को अभिलिखित करते हुए उसको राइटिंग में लिखेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, उसके विश्वास करने के क्या आधार हैं, उनको लिखते हुए वैसी तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है। सर हम आयु को ही तो विवेचक बोलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, विवेचक। सर आयु को हम विवेचक ही बोलेंगे ना? यस ठीक। विवेचक, ठीक है। अन्वेषणकर्ता भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ में ये 100 भी वो होगा कि 100 में दिया है बंद स्थान के बारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, ये भी इसी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल जी। और उपधारा 2 कह रही है कि अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। और ये कह रहा है उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी स्वयं लेगा, ठीक है ना। और उपधारा 3 कह रही है कि इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन and there is no other person competent to make the search present at the time, he may, after recording in writing his reasons for so doing, require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and so far as possible the thing for which search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place। तो उपधारा 3 ने तो ये कहा कि यथा संभव ये है कि वो तलाशी स्वयं ले, और उपधारा
3 के उपधारा 2 में तो ये बताया कि यथासंभव जो है तलाशी से स्वयं लेनी चाहिए, और उपधारा 3 ये कह रही है कि यदि वह स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले, और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान की जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज़ को जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज़ के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा। तो कह रहा कि आप या तो स्वयं लेंगे, स्वयं आप उपलब्ध नहीं है तो आप इन राइटिंग अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी वैसी तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, और उसे इन राइटिंग आप ऑर्डर देंगे। ऑर्डर में आप लिखेंगे किस स्थान की तलाशी ले जानी है और किस विषय वस्तु के लिए तलाशी ली जानी है, क्या सर्च करना है। मुझे अगले बंदे को आप डायरेक्ट करोगे, उसे बताओगे तो सही कि आपको इस पॉइंट पे तो तलाशी लेनी है इस स्थान पे और इस चीज़ को तलाश करना है, तो चिट्ठी मतलब उसको अता पता कुछ बता के जाओगे तभी तो लेगा वो आपके स्थान पे। क्लियर है सर? फिर अगर उसने जैसे किसी को अपॉइंट किया उसने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपने यानी कि एसओ को, तो सर फिर जो चीज हमने उसका साक्ष्य एकत्रित किए मतलब तो उनको हम उसी एसओ के थ्रू ही हम उनको साबित करवाएंगे या फिर उनको भी आईओ ही करेंगे? नहीं, वो एक्चुअली आईओ के बिहाफ पे कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो अपनी सर्चिंग की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो सर्चिंग की रिपोर्ट आके आईओ को सुपुर्द कर देगा। अच्छा यानी कि वो उसका तो सर्च करने के लिए उन्होंने भेजा बस एक उसका तो एक गेस्ट बाकी रिपोर्ट वो आईओ को ही करेंगे। हाँ, गेस्ट अपीयरेंस है उसका तो वो तो एक मेहमान के तौर पे आया और आईओ की अनुपस्थिति में आईओ के निर्देशों के अनुसार ही उसने सर्च किया और वो अपनी रिपोर्ट बना के आईओ को सौंप देगा। और आईओ साबित उसे आईओ ही करेगा आके कोर्ट के अंदर। ये सर वही होगा ना रिकवरी भी वही। हाँ कोई चीज बिल्कुल सर्च की जा रही है बिल्कुल वही जो बनाते हैं उसको कि भाई ये यहाँ से ये रिकवर किया एक रिकवरी जो भी चीज़ हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है वो तो जो भी तैयार कर। हाँ और सबसेक्शन 4 देखो क्या कह रहा है। लेकिन सर जो जामा तलाशी है वो तो अलग होती है ना, वो जहाँ अगर वो उसकी जामा तलाशी करते हैं तो अपनी भी पहले वो जांच करेंगे एक दूसरे की, हाँ उसके बाद वो उसकी करेंगे। हाँ जी हाँ जी। वो जामा तलाशी इसलिए देखिए जामा तलाशी एक बड़ी आदर्श स्थिति है, एक आदर्श कंडीशन है वो। मतलब वो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो आपसे जो चीज़ बरामद हो रही है वो हमारे पास भी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी इनके पास थी इन्होंने मेरे पे लगा दी। हालांकि वो यही है, हालांकि वो पास से टोटल नूरा कुश्ती होती है। एक एनडीपीएस का बड़ा बहुत पहली घटना है, तब हम जूनियरशिप में थे तो एनडीपीएस के मामलों में भी जामा तलाशी लेती है पुलिस टीम पहले आपस में एक दूसरे की, है ना। तो जामा तलाशी की भी एक वो फ़र्द बनाते हैं कि जामा तलाशी ली हमने और हमारे पास कुछ नहीं मिला, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिली, है ना। तो जामा तलाशी तो आप एक्यूज के पिक्चर में आने से पहले लेते हैं ना। जी सर जी बिल्कुल। तो उन्होंने जब सारे कागज पत्तर तैयार किए तो वो उस जामा तलाशी पे भी अभियुक्त के हस्ताक्षर करा दिए। अच्छा तो जज साहब ने वो इसी बात पे छोड़ा कि जो बंदा अभी पिक्चर में ही नहीं है उसके भी साइन जामा तलाशी में हो गए। जी इंटेलेक्चुअल पर्सन है एक से। हाँ और नंबर 4 देख लीजिए, वो आपकी 100 वाली बात यहाँ आ गई अमित। ये कह रहा द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 100 शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ए सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन। तो धारा 100 के जो हम सारे मानक थे वो सारे के सारे जहाँ तक संभव हो इस तलाशी पर भी लागू होंगे।
ये कह रहा है तलाशी वारंट के बारे में, इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे। तो धारा 100 में हमने क्या पढ़ा था भाई, तलाशी लेने के लिए जहाँ आप तलाशी लेने जा रहे हो अगला बंदा भी आपको रोकेगा नहीं, वो तलाशी लेने देगा। यस सर, वारंट और आप वहाँ चेक करेंगे कि आपके पास वारंट है भी या नहीं। वहाँ आप जो है वो सर्च वारंट बल प्रयोग भी कर सकते हैं वहाँ घुसने के लिए, है ना। और उपधारा 5 इसकी कह रही है भाई, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the power of occupier of the place such shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate। और ये कह रहा है उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो इस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है, और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। तो जिस स्थान की तलाशी ली गई है उस स्थान के स्वामी को या अधिभोगी को उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर विदाउट कॉस्ट, बिना किसी फी के दी जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। और धारा 166 बात करता है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। और 166 कह रहा है कि पुलिस थाने का भारसात अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, चलिए भरत सर आ गए हैं, आप अपनी टीपी की क्लास एंजॉय कीजिए। इस सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी वेलकम भरत। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।